फैक्ट्री एक्ट सिंपल सा है कि लेबर कंडीशन यानी वर्किंग कंडीशन के ऊपर जो है ये एक्ट जो है लाया गया था कि फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में कैसा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, क्या सेफ्टी, क्या हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, क्या जो है वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर होना चाहिए, उन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये एक्ट लाया गया था। तो फैक्ट्री मीन्स, पहले फैक्ट्री होता क्या, तो सेक्शन 2 के एम सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है इसको। फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर 10 और मोर पर्सन आर वर्किंग इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड ऑन विथ एड ऑफ पावर, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। या फिर वह 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी कि बिना किसी एड, पावर एड के जो है 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू, इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो वर्कर के इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना और साथ ही साथ उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना कि उनका जो है फैक्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। द एक्ट प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड विथ रिगार्ड टू सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग आवर ऑफ वर्कर। तो फैक्ट्री एक्ट में जो है नॉर्मली कि एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या वेलफेयर होना चाहिए उनके लिए फैक्ट्री में, और क्या वर्किंग आवर्स होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है ये एक्ट जो है प्रिस्क्राइब करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो देखिए अलग अलग सेक्शंस हैं। एम्प्लॉय हेल्थ में पहला सेक्शन है सेक्शन 11, यानी कि क्लीननेस कहा गया है, यानी कि फैक्ट्री में जो है वो फैक्ट्री क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी पोल्यूशन से या फिर कोई भी डर्ट है, गंदगी है, उससे वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डर्ट। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, यानी जो भी एफ्लुएंट है, जो भी वेस्ट होते हैं फैक्ट्री में जो निकलती हैं गंदगियाँ, उनका जो है डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए। सेक्शन 12 में इस चीज़ को कहा गया है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, प्रॉपर जो वेंटिलेशन हो चाहिए, हवा पास होनी चाहिए वहाँ पे, और टेम्परेचर भी जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडुकेट टेम्परेचर भी होना चाहिए, जिससे कि जो है एम्प्लॉय की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। डस्ट एंड फ्यूम, जो भी डस्ट आ रहा है, जो भी फ्यूम आ रहा है प्रोडक्शन की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से, ताकि जो है इनहेलेशन, यानी कि उसको जो है, जो ह्यूमन बींग है, जो वर्कर है, उसको सांस के थ्रू अंदर ना लें, तो उसका भी जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है प्रोविजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि सेक्शन 15 में कहा गया है कि अगर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो हो रहा है, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए जो है आप यूज़ कर रहे हो कोई चीज़, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, किसी भी एरिया में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 16 में कहा गया है। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, यानी कि एकदम डिम लाइट में अंधेरे में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग, सफिशियंट लाइटिंग, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो दोनों ही तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए, सेक्शन 17 में कहा गया है, इससे कि एम्प्लॉय की आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर, यानी सेक्शन 18 में कहा गया कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी फैक्ट्री में होनी चाहिए। लैट्रिन एंड यूरिनल्स, यानी कि वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की हेल्थ के ध्यान में रखते हुए वहाँ पे होना चाहिए। स्पिटून्स, यानी कि स्पिट करने के लिए जो है वहाँ पे अलग अलग बॉक्स या डब्बे रखे होने चाहिए फैक्ट्री में, तो सेक्शन 20 में कहा गया है। तो ये कुछ एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर जो है फैक्ट्री एक्ट में ये गाइडलाइंस प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय के जो है सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। तो एम्प्लॉय की सेफ्टी से रिलेटेड जैसे द मशीनरी इन एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड, यानी कि जो भी मशीन है वो प्रॉपरली फेंस होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, चारों तरफ से उसका घेराव होना चाहिए, यानी कि कहीं किसी को कुछ नुकसान पहुंच जाए। तो सेक्शन 21 में कहा गया है ओनली द ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग शुड बी अलाउड टू वर्क नियर द मशीनरी इन मोशन। तो ऐसी कोई मशीन जो चल रही हो और उसके पास सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को काम करने का परमिशन होना चाहिए जो एडल्ट हों और ट्रेंड हों, उन्हीं को जो है अलाउ होगा कि वो जो चल रही मशीन के साथ से वो काम कर सकें। सेक्शन 22 में चीज़ कही गई है नो यंग पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड ऑन डेंजरस मशीनरी अनलेस ही इज़ फुली इंस्ट्रक्टेड, यानी कि कोई भी यंग पर्सन, यानी कि जो 14 साल से जो है ज़्यादा एज का है, तो वो अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो जो है फुली इंस्ट्रक्टेड ना हो, यानी कि पूरा इंस्ट्रक्शन उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी यंग एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे डेंजरस मशीन के साथ काम नहीं करेगा। सेक्शन 23 में कहा गया है, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि मशीन के पास जो है स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, फिर कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे कि पावर को कट कर सके, पावर ऑफ कर सके इमरजेंसी के केस में। सेक्शन 24 में चीज कही गई है। सेक्शन 25 में कहा गया कि सफिशिएंट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विद रिगार्ड टू सेल्फ एक्टिंग मशीन टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो प्रिकॉशंस भी जो है सफिशिएंट जो है लेना चाहिए जिससे कि जो सेल्फ एक्टिंग मशीन हैं उनसे जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। सेक्शन 25 में कहा गया ये चीज। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डेंजर ऑल मशीनरी ड्राइवन बाई पावर शुड बी इनकेस्ड एंड इफेक्टिवली गार्डेड। तो जो भी मशीनरी होती हैं जो पावर से चल रही होती हैं वो इफेक्टिवली गार्डेड होने चाहिए जिससे कि कोई भी डेंजर ना हो। सेक्शन 26 में चीज कही गई है वुमेन वर्कर एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच ए कॉटन ओपनर इज एट वर्क। तो कोई भी ऐसा
फैक्ट्री जहाँ पे कॉटन वर्क हो रहा है या प्रेसिंग कॉटर वाला काम हो रहा है, जहाँ पे कॉटन ओपनर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे वुमेन वर्कर और चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे उनसे काम नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 27 में चीज़ कही गई है एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। वहीं पे हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जो भी वहाँ पे इंस्पेक्टर होगा, कंपिटेंट पर्सन होता है, उसके द्वारा जो हॉइस्ट या लिफ्ट हैं उसको जो है कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट, लिफ्ट है चलते चलते रुक गई या फिर गिर गई, तो ये चीज़ें ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 28 में कही गई ये बात। लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जिसका यूज़ करके आप जो सामान को इधर से उधर लेके जाते हो, लिफ्टिंग मशीन हो गया, चेन हो गया, रोप्स हो गए, लिफ्टिंग टैकल्स हो गए, उनको भी जो पीरियडिकली इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 29 में कही गई है। वेयर प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड आउट, यहाँ भी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, इन नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी ग्राइंड स्टोन और एब्रेसिव व्हील एटसेट्रा शुड बी फिक्स्ड टू द रिवॉल्विंग मशीनरी। यानी जो भी रिवॉल्विंग मशीनरी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है, वहाँ पे जो है नोटिस वहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है वहाँ पे लगाना जरूरी होना चाहिए। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि वहाँ पे नोटिस लगा होना चाहिए। वेयर एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट ए प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द सेफ वर्किंग प्रेशर ऑफ सच प्लांट ऑफ मशीनरी और पार्ट इज नॉट एक्सीडेड। सेक्शन 31 में ये चीज़ कही गई कि जहाँ पे हम प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई कई से जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो हमारा नेचुरल होता है उससे ज़्यादा प्रेशर का हम वहाँ पे जो है यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी सेफ्टी का मेजर जो है वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये सारे सेक्शंस में बताए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय सेफ्टी को लेके फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस शुड बी साउंडली कंस्ट्रक्टेड एंड प्रॉपरली मेंटेन। तो जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, जो भी एक्सेस हैं जिसके थ्रू भी हम कुछ चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए सही तरीके से। सेक्शन 32 में कही है पिट्स, सम्प ओपनिंग इन फ्लोर एटसेट्रा शुड बी आइदर सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड। तो जो भी गड्ढे होते हैं, जो भी जहाँ पे हम सामान ढक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो जो है सिक्योरली कवर्ड होने चाहिए, फेंस्ड होने चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई गिरे ना। सेक्शन 33, नो वर्कमैन शैल बी एम्प्लॉयड इन any factory to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him injury। यानी कि किसी भी वर्कमैन से आप इतना ज़्यादा हैवी सामान लिफ्ट नहीं कराएंगे, कैरी नहीं कराएंगे जिससे कि उसको इंजरी हो सकता है। सेक्शन 34 में कहा गया है नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द वर्कमैन वेयर द वर्किंग इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी इन द आई। तो ऐसा काम जहाँ पे आईज को जो है रिस्क हो सकता है, तो वहाँ पे जो है इक्विपमेंट जो है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि वेल्डिंग का काम है, तो वहाँ पे चिंगारी निकलती है, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे चश्मे मिलते हैं। तो सेक्शन 35 में कहा गया है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी को हो गया, तो आपने हेल्थ को देखा, सेफ्टी को लेकर देखा। तो फिर जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो एम्प्लॉय सेफ्टी को लेकर है। एम्प्लॉय हेल्थ हो गया, एम्प्लॉय सेफ्टी। फिर यहाँ पे जो क्या कहा गया कि एम्प्लॉय सेफ्टी में ही सेक्शन 36 में कि सुटेबल प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट शुड बी टेकन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेज। तो जो भी डेंजरस फ्यूम्स होते हैं, गैसेज होते हैं, बहुत सारी जो है मेडिकल कंपनीज में होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं या फिर रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे फ्यूम्स और गैसेज निकलते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट होने चाहिए। सेक्शन 37 में कहा गया है कि every practicable measure should be taken to prevent any explosion where the manufacturing process produce dust, gas, fume और vapor। तो जहाँ पे ये डस्ट, गैस, फ्यूम या वेपर होता है, जनरेट हो रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एक्सप्लोजन से बचने के लिए जो है प्रैक्टिसेबल मेजर्स होने चाहिए कि कहीं पे अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ पे कैसे बचा जा सकता था। जैसे कि आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, आग लग गई, धमाका हो गया, तो उन सबसे भी बचने के लिए भी जो है मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री में। 37 में कहा गया। 38 में कहा गया सेक्शन कि एवरी प्रैक्टिसेबल मेजर शुड बी taken to prevent the outbreak of fire and its spread both internally and externally। तो बाहर आग लग जाए या फिर अंदर आग लग जाए, अंदर आग लगने की वजह से बाहर भी आग लग जाए, तो उससे भी बचने के लिए जो है सारे मेजर्स वहाँ पे फैक्ट्री में होने चाहिए। सेक्शन 38 में कहा गया है। नेक्स्ट है 39 में द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन आस्क द ऑक्यूपायर और द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री टू फर्निश ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी और प्लांट इन केस ही फील दैट कंडीशन ऑफ सच बिल्डिंग, मशीनरी और द प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है फैक्ट्री एक्ट 1940 के तहत, वो जो है मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, उससे जो है ड्राइंग से स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए बिल्डिंग का कह सकता है कि कहीं पे उसके जो है कहीं वो उस बिल्डिंग की वजह से या फिर मशीनरी की वजह से कहीं कोई सी ह्यूमन लाइफ को खतरा ना हो, तो उसको जो है ड्राइंग बनाने के लिए उसको कहा जा सकता है। द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन सजेस्ट सुटेबल मेजर ऑफ स्टेप्स टू टेक द ऑक्यूपायर और मैनेजर फॉर इंप्लीमेंटेशन व्हेन ही फील द कंडीशन ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी और ए प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो सेक्शन 40 में चीज़ कहेगी इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर से कह सकता है कि वो जो है कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करे जिससे कि किसी भी ह्यूमन लाइफ को जो है इमरजेंसी या फिर कोई जो है डेंजर ना हो। वेयर इन
1000 or more workmen are employed in a factory, the occupier should appoint a safety officer to look after the safety aspect of the factory। तो जहाँ पे ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हों, वहाँ पे जो है सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जिससे कि फैक्ट्री की सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके। सेक्शन 40B में ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो एम्प्लॉय सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है। वेलफेयर में जैसे एडुकेट एंड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पे भी फैक्ट्री है, जहाँ पे भी काम हो रहा है, तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। हैंड वॉश कर रहे हैं, क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, कुछ भी गंदा हो रहा है तो वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड सुटेबल प्लेस फॉर कीपिंग क्लोथिंग नॉट वर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर एंड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग, यानी कि सेक्शन 43 में ये कहा गया है कि जो है कपड़े रखने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को जो है वहाँ पे रखने के लिए जगह होनी चाहिए, जहाँ पे उनका कपड़ा फटे ना, और जो है अगर गीला हो गया तो वो सूख भी सके, तो ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ पे। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर ऑल वर्कर ऑब्लिजाइज टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन। तो सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि जो ऐसे वर्कर जो खड़े होकर काम करने वाला काम किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उन खड़े होकर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बैठने के भी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि जब भी उनको मौका मिले तो वो रेस्ट कर सकें, तो उनके लिए बैठने की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्सेज एटलीस्ट 1 बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कमैन। सेक्शन 45 में कहा गया कि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए और हर 150 वर्कमैन पे एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें जो भी प्रिस्क्राइब होती हैं वो होनी चाहिए। फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर आर एम्प्लॉयड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एन एम्बुलेंस। तो सेक्शन 45 के 4 सब सेक्शन में कहा गया है कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एम्बुलेंस और साथ ही साथ नर्स भी की फैसिलिटी होनी वहाँ पे चाहिए। कैंटीन फॉर द यूज ऑफ वर्कर इन एवरी फैक्ट्री वेयर द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इज मोर देन 250। तो सेक्शन 46 में कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पे 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है कैंटीन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए। वेयर इन मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एडुकेट एंड सुटेबल शेल्टर और रेस्ट रूम एंड सुटेबल लंच रूम विद प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो सेक्शन 47 में कहा गया कि एम्प्लॉय वेलफेयर के तहत जो है जहाँ पे 150 से वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है सुटेबल शेल्टर होने चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, लंच रूम होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के साथ वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। Wherein more than 31 women workers are ordinarily employed, there should be provided and maintain a suitable room for the use of children under the age of 6 years of such women। तो सेक्शन 48 में कहा गया कि जहाँ पे 30 वुमेन से ज़्यादा औरतें जो है वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनके जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो है एक सुटेबल रूम वहाँ पे होना चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड, द ऑक्यूपायर शुड एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री सच नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 49 में कहा गया है कि वेलफेयर ऑफिसर को भी आपको जो है एम्प्लॉय करना होगा फैक्ट्री में। अगर आपके यहाँ पे 500 उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी एम्प्लॉय करना होगा, जो कि वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि वॉशिंग फैसिलिटी है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, एम्बुलेंस है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वो मैनेज करेगा, देखेगा। तो ये जो है एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी। अब है वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर। तो यहाँ पे क्या है कि वर्किंग आवर कितना होना चाहिए एडल्ट वर्कर्स का। तो वर्किंग आवर से रिलेटेड कहा गया कि ऑर्डिनरली ए वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा। द वर्कमैन शुड हैव 1 हॉलीडे फॉर ए होल डे इन ए वीक, यानी कि पूरे हफ्ते में 7 दिन में किसी एक दिन जो है वर्कमैन को छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। वेयर ही हैज़ वाज आस्क्ड टू वर्क ऑन ए शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे, यानी कि किसी दिन काम करने के लिए बोले, सपोज करें कि किसी वर्कर का मंडे को छुट्टी होता है, वीक ऑफ होता है, लेकिन मंडे को भी उससे काम करने के लिए बोल दिया गया, तो ही शुड बी गिवन कंपनसेटरी हॉलीडे विद इन 3 डेज ऑफ हिज शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे। यानी कि मंडे को आपकी छुट्टी होती है, मंडे को वर्क जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए बोल दिया गया, तो उसके मंडे से 3 दिन के अंदर ही आपको जो वो छुट्टी दोबारा मिलेगी। यानी मंडे को अगर वीक ऑफ नहीं हो, उस दिन आपको जो है बुला लिया गया, तो आपको उसके बदले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को लीव मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 52 में कहा गया है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द वर्कमैन शैल बी अलाउड टू अवेल द कंपनसेटरी हॉलीडे अनअवेल्ड बाय हिम विद इन दैट मंथ ड्यूरिंग विच द कंपनसेटरी हॉलीडे आर ड्यू और विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ। तो 53 में कहा गया कि जो कंपनसेटरी हॉलीडे मिलनी थी, अगर वो आपने अवेल नहीं किया है, तो जो इंस्पेक्टर होता है फैक्ट्री का, उससे जो अप्रूवल के साथ आप उस कंपनसेटरी हॉलीडे को उस मंथ में या फिर उसके अगले मंथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नो वर्क
नो वर्कर शुड बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर इन ए डे। तो सेक्शन 50 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर है वो 9 आवर्स, एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसके लिए अलाउड नहीं होगा। द टाइमिंग ऑफ वर्क शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट नो वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 5 आवर एंड ही शुड बी अलाउड टू अवेल एन इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर ड्यूरिंग द वर्क इन ए डे। तो यहाँ पे सेक्शन 55 में क्या कहा गया है कि टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन हो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम ना करना पड़े और बीच में उसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट भी मिले। यानी 9 घंटे एक दिन में काम कर सकता है तो 5 घंटे के बाद आपको उसको क्या देना होगा, लंच ब्रेक देना होगा या रेस्ट ब्रेक देना होगा, उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग आवर से काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग वहाँ पे रखनी है। The period of work of a workman should be so arranged that inclusive of his interval for rest under the section 655 should not spread over more than 10.5 hour in any day। तो सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि वर्किंग आवर तो 9 आवर है कि मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है और आधे घंटे का आप उसको रेस्ट भी दे सकते हो। तो उसको मिला के यानी कि टोटल वर्किंग आवर रेस्ट आवर को मिला के भी जो है किसी भी दिन 10 घंटे 10.5 घंटे से ज़्यादा वर्कमैन आपके फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तो पीरियड उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्कर works in a factory for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in any week, he shall in respect of overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages। तो सेक्शन 59 में ये चीज़ कही गई है कि अगर कोई वर्कर जो है 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है किसी फैक्ट्री में तो उस केस में उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा उसको, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और नॉर्मली जो वेजेस होता है इंटाइटल उसका दुगना जो है उसको मिलेगा अगर वो ओवर टाइम कर रहा है या अगर आप उससे ओवर टाइम ले रहे हैं। तो ये जो है किस में कहा गया है, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर्स के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में। फिर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में कहा गया कि फर्दर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो सेक्शन 66 में जो है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। क्या है कि वुमेन इज नॉट अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट आवर फ्रॉम बिटवीन 10 PM टू एंड 5 AM। तो वुमेन्स वर्कर्स जो होती हैं वो किसी भी फैक्ट्री में रात में काम नहीं कर सकती, 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक वो जो है काम नहीं कर सकते, उनसे जो है वर्क नहीं करवाया जा सकता। फैक्ट्री एक्ट 1948 शेल अलाउ वुमेन टू वर्क इन बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM। तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 वो अलाउ करता है कि आप वुमेन वर्कर से काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 67 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन। तो 67 में कहा गया है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो। तो कैसे होता है, नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। यानी कि सेक्शन 67 में ये चीज़ कही गई है कि आपने चाइल्ड लेबर एक्ट में भी देखा था कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि 14 ईयर कंप्लीट नहीं किया है वो फैक्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। सेक्शन 68 में क्या गया, नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। यानी नॉन एडल्ट वर्कर का कहने का मतलब क्या है, ए चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर और एडोलसेंट्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस। यानी कि 14 ईयर तो कंप्लीट करे लेकिन अभी जो है वो नॉन एडल्ट है, ठीक है, चाइल्ड में ही आता है लेकिन नॉन एडल्ट है, तो उस केस में उसको टोकन चाहिए होगा। क्या टोकन चाहिए होगा, ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विद द रेफरेंस टू हिम अंडर सेक्शन 69 इज इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए जो कि वहाँ पे जो भी कंसर्न पर्सन होता है वो उसको सर्टिफिकेट देगा, जो काउंसलर होता है या फिर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट देगा उस पर्सन को जो 14 ईयर से एबव है और वो सर्टिफिकेट के साथ ही जो है वो अलाउड होगा किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। सच चाइल्ड और एडोलसेंट्स कैरीज व्हाइल ही इज एट वर्क ए टोकन गिविंग ए रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट। यानी कि एक तरीके का वो टोकन होता है कि हाँ आपको परमिशन मिला है कि आप जो है काम कर सकते हो क्योंकि आप जो है फिट हो। ओके, तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए होगा नॉन एडल्ट वर्कर के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे फैक्ट्री एक्ट 1948 के विषय। क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज टू इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में जो वर्कर को एम्प्लॉयड किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी हेल्थ को, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम 1948, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी, वर्किंग आवर्स इन सब चीज़ों को लेकर जो है रूल रेगुलेशन वहाँ पर बनाए गए हैं।
वहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है कंपनसेशन को लेकर, वेजेस को लेकर है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अगर हो रहा है तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है उसको लेकर है। और इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इंश्योरेंस को लेकर है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो एम्प्लॉय की हेल्थ सेफ्टी को लेकर बनाया गया है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड फैक्ट्रीज एक्ट कम इनटू फोर्स? तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो फोर्स में कब आया? तो जो फैक्ट्रीज बिल था, फैक्ट्री एक्ट बिल था जो, वो 23 सितंबर 1948 में जो है पास हुआ। और वहीं पर जो ये एक्ट है 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये फोर्स में आया फ्रॉम 1 अप्रैल 1949। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। द फैक्ट्रीज बिल हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर रिसीव्ड द असेंट ऑन 23 सितंबर 1948 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949 एज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which provisions regarding health are mentioned in the section 11 to 20 in factories act? तो फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 11 से 20 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं हेल्थ को लेकर? तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन है क्लीननेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ये तीनों ही है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेक्शन 11 में क्लीननेस को, सेक्शन 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, सेक्शन 13 में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 14 में डस्ट एंड फ्यूम, सेक्शन 15 में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 16 में ओवर क्राउडिंग, सेक्शन 17 में लाइटिंग, सेक्शन 18 में ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 19 में लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, और सेक्शन 20 में स्पिटून्स यानी कि जिसमें स्पिट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शुड बी फैक्ट्री प्रीमाइसेस बी पेंटेड एंड रिफर्बिश्ड? तो यहाँ पर बताया गया कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीमाइसेस है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसको कितने सालों में एक बार कम से कम पेंट करना चाहिए और उसको रिफर्बिश करना चाहिए, यानी कि उसमें अगर कोई भी चीज़ टूटी फूटी है तो उसको जो है रिपेयर करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 5 ईयर। हर 5 साल में कम से कम एक बार जो है फैक्ट्रीज को, जो भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको पेंट करना चाहिए, रिफर्बिश्ड करना चाहिए। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस शुड बी पेंटेड एट लीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 years. The purpose of painting is to maintain the aesthetic appearance of the factory and to protect the walls from damage due to weather, moisture and other factor. भाई अगर आप जो है बिल्डिंग का ध्यान नहीं रखोगे तो आए दिन आप देखते होंगे कि बारिश की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है और जिसमें दबकर लोगों की मौत हो जाती है। तो इस चीज़ों से बचाने के लिए रिफर्बिश्ड और पेंट किया जाना जरूरी है हर 5 साल में एटलीस्ट एक बार। क्लियर? नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एन एडल्ट? तो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2 में किसको एडल्ट कहा गया है? तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुका है, 18 से ज़्यादा है, तो उसको जो है एडल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एज पर द सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट, ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ही इज नॉन एज, ही इज कंसिडर्ड एज एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देन द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड अ कैंटीन? तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर होने पे आपको कैंटीन की सुविधा अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 46 में इसको बताया गया है। तो एटलीस्ट 250, अगर 250 मिनिमम एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ पे या उससे ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर को कैंटीन की सुविधा वहाँ पर देनी पड़ती है। ऑप्शन ए। सेक्शन 46 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 स्टेट्स दैट in every factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, a canteen shall be maintained by the employer for the use of workers. Next है, if a company has dash number of employees then the appointment of a safety officer is mandatory under the Factories Act. तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के होने पे जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट करना जरूरी होगा? तो दैट इज ऑप्शन सी 1000। अगर किसी फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट वहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ Section 40B of the Factories Act 1948, safety officer is required to be appointed for the units meeting the following criteria. पहला, units employing more than 1000 workers, and दूसरा, units wherein any manufacturing process or operation is carried on involving any risk of bodily injury, पॉइजनिंग और डिजीज और एनी हैजार्ड टू हेल्थ। तो कहीं पे भी ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर बॉडी से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, पॉइजन से रिलेटेड काम हो रहा है या डिजीज से रिलेटेड काम हो रहा है या फिर ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वहाँ पर रिस्क है, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट की जरूरत है। या फिर अगर 1000 एम्प्लॉई हैं आपके यहाँ पे तो भी आपको जो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर को रिक्रूट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 40B ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक
कैन एन एडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग एडल्ट यानी कि जो 18 से ज़्यादा एज का है वो कितने घंटे एक हफ्ते में काम कर सकता है, इन अ वीक पूछा है। तो एक वीक में जो है वो 48 आवर्स तक जो है काम कर सकता है। सेक्शन 51 एंड सेक्शन 54 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इसको बताया गया है, प्रिस्क्राइब द लॉज रिगार्डिंग वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट इन अ फैक्ट्री विच सेज दैट नो वर्कर कैन बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक। यानी कि किसी एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 51 एंड 54 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास पूरी फैक्ट्री का कंट्रोल होता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 शुड बी डैश क्यूबिक मीटर। फैक्ट्री एक्ट 1948 शुरू होने के बाद, इसके कमेंसमेंट के बाद से कितना क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में? तो दैट इज ऑप्शन सी 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए आफ्टर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कमेंसमेंट। नेक्स्ट है, द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट एम्प्लॉयज डैश और मोर एम्प्लॉयज। यानी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के होने पर वहां पर एम्प्लॉयर को जो है कूलिंग वाटर की फैसिलिटी देनी पड़ेगी अगर वहां पर हॉट वेदर है तो दैट इज ऑप्शन बी 250। सेक्शन 18 में ये पॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट है, द हु इज एन एडोलसेंस एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो एडल्ट कौन होता है? जो 18 उससे ज़्यादा है। एडोलसेंस कौन होगा जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग? तो वो पर्सन जो कि 15 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में आता है उसको एडोलसेंस कहा जाता है। तो हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स, उसको एडोलसेंस कहा जाएगा एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन नहीं है? देखिए, कैंटीन है, क्रेचेज है, ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन अल्कोहलिक बेवरेज यानी कि आपको जो है अल्कोहल देना, ये कोई वेलफेयर प्रोविजन नहीं है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अल्कोहल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको शराब वगैरह पिलाया जाए, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड बॉक्सेज इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ पर्सन। कितने पर्सन होने पर फैक्ट्रीज में फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया जाना जरूरी है? तो दैट इज ऑप्शन सी 150। अगर 150 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना होगा एज पर सेक्शन 45 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट है, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज। तो अभी आपने जस्ट पीछे देखा, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कमेंसमेंट के बाद 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना जरूरी है और वहीं पर 1948 से पहले ये 9.9 क्यूबिक मीटर था। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 9.9 क्यूबिक मीटर फॉर फैक्ट्रीज बिल्ट बिफोर 1948 एंड 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ट आफ्टर 1948। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, crutches is to be provided if dash or more lady employees are engaged। यानी कि किसी फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ लेडी एम्प्लॉय यानी कि वुमेन एम्प्लॉय का होने पर क्रच की फैसिलिटी देनी होगी। क्रच यानी कि जहां पर आप बच्चों की देख रेख कर सकते हैं, तो दैट इज ऑप्शन सी 30। अगर किसी फैक्ट्री में 30 या 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय हैं तो उनको जो है वहां पर क्रच की फैसिलिटी देनी होगी जहां पर वो 6 साल से कम के बच्चों की देख रेख कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज डैश ईयर ऑफ एज। तो फैक्ट्रीज एक्ट में एडल्ट आपने देख लिया 18 से ऊपर, एडोलसेंस देख लिया 15 से 18, वहीं पे चाइल्ड कौन होगा? तो ऐसा पर्सन जो कि 15 या उससे कम एज का है तो उसको हम क्या कहेंगे? चाइल्ड। तो ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्बुलेंस रूम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ एंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन। यानी कि किसी भी फैक्ट्रीज में एम्बुलेंस या एम्बुलेंस रूम जो है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के होने पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो दैट इज ऑप्शन सी 500। सेक्शन 45(4) में कहा गया है कि अगर आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या 500 से ज़्यादा है तो आपको एम्बुलेंस रूम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नो वुमेन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स। जो वुमेन वर्कर हैं उनका वर्किंग टाइम पीरियड क्या है? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो वुमेन वर्कर हैं वो 6 AM से 7 PM के बीच में ही काम कर सकती हैं, बाकी किसी भी टाइम पे वो काम नहीं कर सकती हैं। तो सेक्शन 66 में इसको बताया गया है कि जो वुमेन वर्कर हैं वो फैक्ट्रीज में 6 AM से 7 PM के बीच में ही काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल ऑन अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज? तो दैट इज ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्रीज को अप्रूव करना है, लाइसेंस देना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके रिगार्डिंग जो है वो रूल्स बना सकती है। सेक्शन 6 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो एमसीक्यूज जो है डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उन पे बनाए जा सकते हैं। तो आपने डिटेल में देख लिया होगा कि लेक्चर वीडियो में रिवीजन फटाफट में कि कौन कौन से सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या चीज़ कहा गया है, उसको आपको ध्यान रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।